शीतलपुर गांव की सुबह अक्सर घने कोहरे और चिड़ियों की चहचहाट से खुलती थी। लेकिन उस साल की एक काली रात ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। गांव में फैली हैजा और महामारी की लहर ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर अवनी और सिया के माता पिता को छीन लिया। 9 साल की अवनी उस रात अपनी 5 साल की बिलखती हुई बहन सिया को आंचल में छुपाए आंगन के कोने में बैठी रही। बाहर बारिश की बूंदें छप्पर से टपक रही थीं और अंदर दो अनाथ मासूमों की सिसकियों के सिवा कुछ नहीं था। गांव के कुछ दूर के रिश्तेदारों ने अंतिम संस्कार की औपचारिकता तो पूरी कर दी, पर जैसे ही दोनों बच्चियों के पालन पोषण का सवाल उठा, सबने मुंह फेर लिया। कोई कहता कि इन्हें अनाथालय छोड़ आओ, तो कोई गांव के जमींदार के यहाँ घरेलू काम पर लगाने की सलाह देने लगा। तभी अपनी भीगी आंखों को पोंछते हुए 9 साल की नन्ही अवनी अपनी बहन के आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने कांपती मगर मजबूत आवाज़ में कहा, मेरी सिया कहीं नहीं जाएगी। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपनी बहन को पालूंगी। उस दिन के बाद से अवनी का बचपन हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जब गांव के बच्चे गलियों में कंचे खेलते या गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाते, तब अवनी के नन्हे हाथ कुएं से पानी की भारी बाल्टियां खींचते। सुबह 4 बजे उठकर वो जंगल से सूखी लकड़ियां बीन कर लाती, मिट्टी का चूल्हा फूंकती और सिया के लिए बासी रोटी पर थोड़ा सा नमक और तेल रख कर नाश्ता तैयार करती। सिया जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसे किताबों से गहरा लगाव हो गया। वो गांव के प्राथमिक स्कूल के बरामदे में बैठकर जब अक्षरों को जोड़ना सीखती तो उसकी आंखें चमक उठतीं। अवनी दिन भर दूसरों के खेतों में धान रोपने और गेहूं की कटाई का काम करती। शाम ढलते ही वो गांव की औरतों के फटे पुराने कपड़े सिलने बैठ जाती। सुई की चुभन से उसकी उंगलियों से अक्सर खून रिसने लगता, लेकिन जब वो सामने बैठी सिया को लालटेन की पीली रोशनी में ज़ोर ज़ोर से पहाड़े याद करते देखती, तो उसका सारा दर्द पल भर में हवा हो जाता। एक शाम सिया ने देखा कि अवनी के दोनों पैरों में बीवाइयाँ फट चुकी हैं और वो दर्द से करा रही है। 8 साल की सिया दौड़कर आई और मिट्टी के तेल का दिया किनारे रख कर दीदी के पैरों को अपनी नन्ही हथेलियों से सहलाने लगी। सिया की आंखों से आंसू टपककर अवनी के पैरों पर गिर पड़े। सिया ने रूंधे गले से कहा, दीदी आप इतना काम क्यों करती हो? मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं भी आपके साथ खेतों में मजदूरी करूंगी, फिर आपको इतनी पीड़ा नहीं होगी। अवनी ने तड़प कर सिया को गले से लगा लिया। उसने सिया के आंसू पोंछते हुए अपनी आंखों में एक आग भरकर कहा, सिया तू अगर झुक गई तो हमारी गरीबी जीत जाएगी। मेरी ये फटी बीवाइयाँ और हाथों के छाले तभी भरेंगे जब तू पढ़ लिख कर इस समाज में अपना सिर ऊंचा करेगी। तुझे इस अंधेरे से बाहर निकलना है और मैं तेरे रास्ते का दिया बनूंगी। सिया ने अपनी बहन की उस बात को अपने सीने में पत्थर की लकीर की तरह तराश लिया। वो रात रात भर जागकर पढ़ाई करती। जब गांव में बिजली चली जाती तो वह सड़क के किनारे लगे खंभे की पीली पत्ती के नीचे बैठकर गणित के सवाल हल करती। 10वीं की बोर्ड परीक्षा आई तो सिया ने पूरे ज़िले में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। स्कूल के प्रधानाध्यापक स्वयं चलकर उनके फूस के घर आए और अवनी को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उस दिन पहली बार अवनी की आंखों से जो आंसू बहे वो लाचारी के नहीं, गर्व के थे। 12वीं के बाद सिया ने जब ग्रेजुएशन पूरा किया तो उसके मन में एक बड़ा सपना आकार लेने लगा था। उसने देखा था कि कैसे गांव के गरीब किसानों और मजलूमों को अपने हक के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। उसने तय किया कि वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा देगी और एक आईएएस अधिकारी बनेगी। लेकिन इस बड़े सपने की राह कांटों से भरी थी। दिल्ली जाकर तैयारी करने, किताबों और कोचिंग की व्यवस्था के लिए लाखों रुपयों की ज़रूरत थी। गांव के मुखिया ने अवनी को बुलाकर समझाया, अवनी लड़की सयानी हो गई है, इतना बड़ा सपना देखने की औकात तुम्हारी नहीं है। जो थोड़ा बहुत बचाया है उससे इसकी शादी कर दो। अवनी के स्वाभिमान को चोट पहुंची। उसने घर लौटकर पुरखों की दी हुई बची खुची एक टुकड़ा ज़मीन और अपनी दिवंगत माँ के सोने के पुराने झुमके निकाले। वही झुमके जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थे और जिन्हें अवनी ने हर बुरे समय में कलेजे से लगा कर रखा था। उसने बिना किसी झिझक के वो ज़मीन और माँ के झुमके साहूकार के पास गिरवी रख दिए।
जब सिया दिल्ली की बस में बैठने लगी तो उसका दिल फटा जा रहा था। उसने अवनी का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, दीदी, आपने माँ की आखिरी निशानी भी बेच दी। अगर मैं पास नहीं हो पाई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अवनी ने अपनी छोटी बहन की पीठ थपथपाई और उसके हाथों में माँ की वही पुरानी तस्वीर थमा दी। अवनी ने शांत स्वर में कहा, हार और जीत का फैसला परिणाम से नहीं, तेरी मेहनत की नीयत से होगा। तो बस ये याद रखना कि तेरी हर एक किताब के पन्ने में मेरी मेहनत का पसीना और माँ का आशीर्वाद बसा है। पीछे मुड़कर मत देखना। दिल्ली के मुखर्जी नगर की एक तंग और सीलन भरी कोठरी में सिया की तपस्या शुरू हुई। वहाँ का माहौल कठिन था। चारों तरफ देश के सबसे तेज दिमाग पढ़ाई में जुटे थे। सिया ने अपने हर एक पल को किताब के पन्नों में झोंक दिया। वो सुबह 5 बजे लाइब्रेरी पहुँचती और रात के 12 बजे अपनी कोठरी में लौटती। खर्च बचाने के लिए वो अक्सर एक वक्त का खाना छोड़ देती और सिर्फ चाय बिस्किट पर दिन निकाल लेती। उधर शीतलपुर गांव में अवनी की ज़िंदगी और अधिक कठोर हो चुकी थी। कर्ज का ब्याज चुकाने और हर महीने सिया को पैसे भेजने के लिए अवनी ने दिन में 3-3 जगहों पर काम करना शुरू कर दिया था। सुबह वो ईंट भट्टे पर ईंटें ढोती, दोपहर में खेतों में निराई गुड़ाई करती और रात को देर तक गांव के कारखाने के लिए बोरियां सिलती। कई बार ऐसा होता कि घर में केवल एक सूखी रोटी बचती, जिसे अवनी पानी में डुबोकर खा लेती और सो जाती ताकि अगली सुबह फिर काम पर जा सके। कम पोषण और अंतहीन शारीरिक श्रम ने धीरे धीरे अवनी के शरीर को खोखला करना शुरू कर दिया। उसे लगातार खांसी और बुखार रहने लगा। लेकिन जब भी हफ्ते में एक बार पीसीओ से सिया का फ़ोन आता, अवनी अपनी आवाज़ को पूरी तरह सामान्य और चहकती हुई बना लेती। दीदी, आपकी तबीयत ठीक है ना? आपकी आवाज़ थोड़ी भारी लग रही है। सिया फ़ोन पर पूछती। अरे मेरी गुड़िया, मैं बिल्कुल भली चंगी हूँ। आज ही तो पड़ोस की चाची के यहाँ से बढ़िया खीर खाकर आई हूँ। तो बस अपनी सेहत का ध्यान रख और मन लगाकर पढ़। अवनी हंसकर झूठ बोल देती, जबकि हकीकत में उसकी थाली में सिर्फ उबले हुए चावल और थोड़ा सा नमक होता था। तैयारी के दूसरे साल सिया ने प्रीलिम्स और मेंस की परीक्षा दी। कठिन मेहनत रंग लाई और मेंस का रिजल्ट आया तो सिया का नाम इंटरव्यू की लिस्ट में था। लेकिन इंटरव्यू से ठीक 10 दिन पहले गांव से एक पड़ोसी का फ़ोन सिया के पास आया। पड़ोसी ने घबराते हुए कहा, सिया, तेरी दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। खून की उल्टी होने के बाद वो बेहोश हो गई हैं और ज़िला अस्पताल में भर्ती हैं। सिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो किताबें छोड़कर उसी रात गांव के लिए ट्रेन पकड़ने स्टेशन की ओर भागी। लेकिन रास्ते में ही उसे ज़िला अस्पताल के डॉक्टर के फ़ोन से अवनी की कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी। अवनी ने सांसें खींचते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, सिया, अगर तू आज गांव लौट आई तो मैं समझूंगी कि मेरी सारी तपस्या व्यर्थ हो गई। तूने अगर स्टेशन पर ट्रेन पकड़ी तो तू अपनी दीदी का मरा हुआ मुंह देखेगी। तुझे दिल्ली में ही रुकना है। तुझे उस इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाना है। जब तक तू अफसर बनकर नहीं लौटेगी, ये दीदी मरने वाली नहीं है। फ़ोन कट गया। सिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो अपनी बीमार दीदी के पास लौट जाए या फिर अपनी दीदी के उस महासंकल्प को पूरा करे जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन सौंप दिया था। सिया ने अपने आंसू पोंछे, अपने अंदर उठते दर्द के तूफान को अपनी ताकत बनाया और वापस अपनी कोठरी में लौट आई। इंटरव्यू के दिन सिया ने एक सादी सूती साड़ी पहनी। जब वो यूपीएससी के विशाल हॉल में इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठी तो बोर्ड के अध्यक्ष ने उससे पूछा, सिया जी, आपकी बायोडाटा से दिखता है कि आपने बहुत अभाव में पढ़ाई की है। आपकी इस यात्रा में आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन रही? सिया की आंखों के सामने गांव का वो कच्चा आंगन, दीदी की फटी हुई बिवाइयाँ, माँ के बिके हुए झुमके और अस्पताल के बिस्तर से आई दीदी की वो कांपती आवाज़ तैर गई। सिया ने स्थिर और सधी हुई आवाज़ में जवाब दिया, सर, मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा कोई किताब या महान हस्ती नहीं,
बल्कि मेरी अनपढ़ बड़ी बहन है, जिसने खुद भूखे रहकर मुझे ज्ञान का अन्न खिलाया और अपनी उंगलियों को छलनी करके मेरे भविष्य की कलम गढ़ी। साक्षात्कार कक्ष में सन्नाटा छा गया। बोर्ड के सदस्यों की आंखें नम हो उठीं। सिया के हर सवाल के उत्तर में वो सच्चाई, ज़मीनी समझ और ईमानदारी थी जो सिर्फ संघर्ष की भट्टी में तपकर ही आ सकती थी। कुछ हफ्तों बाद जब यूपीएससी का अंतिम परिणाम घोषित हुआ तो स्क्रीन पर 7वें स्थान पर लिखा था सिया वर्मा, रोल नंबर 048215। सिया पूरे देश में 7वें स्थान के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के लिए चुन ली गई थी। परिणाम देखते ही सिया सीधे स्टेशन भागी और पहली ट्रेन पकड़कर शीतलपुर के लिए रवाना हो गई। उधर गांव में जैसे ही ये खबर पहुंची, पूरे इलाके में कोहराम मच गया। जो लोग कभी अवनी का मजाक उड़ाते थे, वो अवनी के फूस के घर के बाहर ढोल बजा रहे थे। गांव के मुखिया से लेकर ज़िले के बड़े अफसर तक अवनी को बधाई देने पहुंच रहे थे। अवनी उस समय कमज़ोर शरीर के साथ चौखट पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़कर धीरे से कहा, माँ, आज तुम्हारी अवनी अपने वादे में जीत गई। तभी गांव के मुख्य सड़क पर प्रशासनिक सायरन गूंज उठा। ज़िले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के काफिले के बीच एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और सिया बाहर निकली। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में एक अभूतपूर्व आभा थी। गांव वाले माला लेकर आगे बढ़े। बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाने लगे, लेकिन सिया ने किसी की ओर नहीं देखा। वो भीड़ को चीरती हुई सीधे अपनी दीदी की तरफ दौड़ी। अवनी खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिया ने आगे बढ़कर अपने घुटने ज़मीन पर टेक दिए और अपना सिर अवनी की उन्हीं धूल भरे छालों से निशान पड़े पैरों पर रख दिया। सिया बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रो रही थी। सिया ने अपने बैग से भारत सरकार का आधिकारिक नियुक्ति पत्र और अपनी माँ के वो सोने के झुमके निकाले, जिन्हें उसने अपनी पहली छात्रवृत्ति और पुरस्कार राशि से साहूकार से वापस छुड़वा लिया था। उसने झुमके और नियुक्ति पत्र अवनी की कांपती हथेलियों में रख दिए। सिया ने सिसकते हुए कहा, दीदी, ये लाल बत्ती, ये अफसर का पद और ये सारा मान सम्मान मेरा नहीं है। ये सब आपकी उस भूखी रातों का, आपके उस अथाह दर्द का और आपके अटूट विश्वास का फल है। अगर अपने जीवन की आहुति न दी होती तो सिया आज कहीं खो गई होती। अवनी ने झुककर अपनी बहन को उठाया और कसकर अपने सीने से खींच लिया। उस दिन शीतलपुर के उस कच्चे आंगन में दो बहनों के आंसू एक दूसरे में मिलकर उस ज़मीन को सींच रहे थे। पूरा गांव हाथ जोड़े निस्तब्ध खड़ा था। ये सिर्फ एक अनाथ लड़की के अफसर बनने की कहानी नहीं थी, बल्कि ये दो बहनों के उस निस्वार्थ प्रेम, असीम त्याग और संकल्प की अमर गाथा थी, जिसने गरीबी और हालात की हर जंजीर को तोड़कर इतिहास रच दिया था। कहानी की सीख, निस्वार्थ प्रेम और त्याग की शक्ति। जब रिश्ते में सच्चा समर्पण और त्याग हो तो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए अपनी हर खुशी न्यौछावर करने को तैयार रहता है। अवनी का त्याग ये दिखाता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया समर्थन किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है। परिस्थितियों से बड़ा संकल्प, गरीबी, अभाव और अनाथ होने का दर्द इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा मंजिल के रास्ते में नहीं आ सकती। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार, समाज में अपनी पहचान बनाने और मुश्किल हालातों से बाहर निकलने का सबसे सशक्त माध्यम शिक्षा और कड़ी मेहनत है। सफलता में अपनी जड़ों और कृतज्ञता को न भूलना। सिया जब एक बड़ी अधिकारी बनी तब भी उसने अपनी सादगी नहीं खोई। अपनी सफलता का श्रेय अपनी बहन के त्याग को देकर उसने ये सिखाया कि ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी अपने संघर्ष और अपनों के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए।
तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।